हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दृष्टि में पढ़ना। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं लिंग, और लिंग पर बात करेंगे। इंग्लिश में इसे जेंडर्स कहते हैं। आज इसी लिंग पर बात करेंगे कि लिंग क्या है, इसकी परिभाषा और इसके कौन कौन से भेद हैं, इनको एक एक करके देखेंगे। छोटा टॉपिक्स है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक्स है और एग्जाम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखिए, लिंग क्या है, जेंडर्स समझ में आ गया होगा आपको जेंडर्स क्या है। देखिए, नहीं आया तो आवाज आएगा समझ में। जिससे ऐसा शब्द जिससे हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। क्या? मेल या फीमेल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं। यहां जिससे हमें स्त्री या पुरुष, स्त्री अथवा पुरुष होने का जो बोध हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को लिंग कहेंगे। लिंग का आशय किसी जाति विशेष से होता है। एक जाति यानी पुरुष वर्ग, पुरुष जाति, स्त्री जाति। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिस वर्ग के माध्यम से हम किसी के स्त्री का यानी एक वर्ग स्त्री का है या पुरुष का है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तो उससे ये बेसिकली इसमें मात्राएं बहुत कारगर होती हैं। मात्राओं से भी पहचान लगाया जाता है। प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्री जो शब्द है, पुरुष शब्दों को स्त्री शब्द में बदलते हैं। तो ये सब बातें कौन कौन से बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, उनको एक एक करके चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले इसकी छोटी सी परिभाषा बात करते हैं। संज्ञा का वह शब्द, संज्ञा का वह रूप हम कह सकते हैं, क्योंकि शब्दों का एक रूप होता है। तो संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री या पुरुष, क्या? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु विशेष की बात हो रही है। संज्ञा का वह रूप, चूंकि संज्ञा क्या होती है? वस्तु, व्यक्ति और वस्तु, व्यक्ति, भाव, इन सब में जिससे बोध हो किसी चीज का, उसे हम संज्ञा कहते थे। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का या भाव का क्या हो, बोध हो, किसमें? स्त्री या पुरुष का बोध हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। उसी को हम लिंग कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। लिंग है। लिंग बेसिकली संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषा से? लिंग की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा में हम तीन तरह के लिंग पढ़ते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुरुष लिंग और एक पढ़ते हैं हम नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी व्याकरण में हम दो लिंग की सिर्फ बात करते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये हो गया। इन्हें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, संज्ञा चिन्ह के आधार पर भी इनका प्रयोग करने में हमें पता चलता है। तो चलिए बात करते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? हिंदी व्याकरण में इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक तरफ हम लिखते हैं स्त्री, देखिए स्त्रीलिंग, क्या? इसके दो भेद, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, जिससे स्त्री जाति वर्ग का विशेष का बोध हो वो स्त्रीलिंग, जिससे पुरुष वर्ग का विशेष बोध हो, पुरुष जाति का विशेष, जो पुरुष जाति है उस वर्ग का क्या हो, बोध हो, तो उससे हम पुरुष वर्ग या पुरुष लिंग कहते हैं। इसके दो भेद हो गए। चलिए दोनों भेदों में अब बात करते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, यह क्या है? लड़का। अब हमने कहा लड़का पढ़ता है। देखिए, यहां लड़का पढ़ता है, समझने का प्रयास करेंगे। यहां है लड़की पढ़ती है। अगर ये दोनों वाक्य कहीं भी लिखे होंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमने यहां लड़की की और यहां लिखा लड़का। तो लड़का कह देने से ही पुरुष वर्ग का बोध होता है, लड़की कह देने से स्त्री वर्ग का बोध हो जा रहा है। इसी तरह से श्यामा गाती है, अगर श्यामा गाता है हो जाएगा
तो गाता है का मतलब ये श्यामा पुरुष है, लेकिन अगर हो गया कि श्यामा गाती है तो इसका मतलब श्यामा स्त्रीलिंग है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से पुस्तक लुभावनी है। क्या है? पुस्तक लुभावनी है। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक लुभावनी है, यह स्त्रीलिंग है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, यह क्या है? पुरुषलिंग है। तो इस तरह से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुरुषलिंग के कुछ शब्द हैं, उन पर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों को ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। कौन कौन से शब्द हैं, इन पर बात करेंगे। कुछ शब्द हैं, उन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। धातु, अन्न, माह, दिवस। लिखिए एक एक करके इन्हें। धातु, सबसे पहले हम लिखेंगे कौन? जो पुरुष लिंग है इसके कौन कौन से शब्द आते हैं नोट करेंगे। इसमें धातु, जितने भी प्रकार की धातुएं हैं वो सभी पुरुष लिंग में आती हैं। इसके बाद अन्न, जितने भी अन्न हैं वो सभी धातु क्या आते हैं? पुरुष लिंग में। इसके बाद बात करें माह की, तो माह भी और जितने दिवस होते हैं ये सभी क्या आते हैं? पुरुष लिंग में आते हैं। इसके बाद यहां तारे, ग्रह, तारे, ग्रह, रत्न, जितने भी रत्न हैं वो भी सभी क्या आते हैं? पुरुष लिंग में आते हैं। देश, देश भी एक पुरुषलिंग शब्द है। इसके बाद शहर, देश, शहर, पहाड़, नोट करते चलेंगे, पहाड़, फिर वृक्ष इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो पुरुष लिंग में आते हैं। अपवाद स्वरूप बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है तो है, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। याद रखें अपवाद कौन कौन से हैं, उन्हें आप सुन लेंगे। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। तो जो स्त्रीलिंग में आने वाले अपवाद हैं उन्हें हम लिख देते हैं पृथ्वी। इसी तरह से चांदी है गया। चांदी हमने कहा धातु, चांदी एक धातु है, एक मेटल्स है, तो चांदी भी क्या है? स्त्रीलिंग में आती है। ये समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से मूंग, अरहर, क्या? मूंग, अरहर, तो ये सब क्या है? अपवाद हैं। मकई, दाल, इमली, काशी, ये सब आते हैं स्त्रीलिंग में। इसी तरह से शहर में हम बात कर रहे थे, तो शहर में एक अयोध्या शहर भी है, तो अयोध्या भी क्या आता है? अयोध्या भी स्त्रीलिंग में आता है, नोट कर लें इसे, अयोध्या। काशी भी क्या है? एक शहर है, और काशी भी क्या आता है? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो एक्सेप्शंस हैं, होते तो इसमें भी हैं पुरुषलिंग में, लेकिन शहर बहुत सारे शहर हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे हम कह सकते हैं कि जो एक्सेप्शन है, जिन्हें हम अपवाद कहते हैं, अपवाद हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। इसके बाद बात करें, इसके अलावा हम जो शब्दों का निर्माण करते हैं आकारांत। देखिए जितने भी आकारांत हैं वो सभी पुरुषलिंग में आते हैं। जितने भी आकारांत शब्द हैं वो सभी पुरुषलिंग में आते हैं। जैसे ले लें छाता, क्या? छाता, लोटा, तनुजा, क्या? छाता, लोटा, तनुजा, ये सब क्या है? आकारांत शब्द हैं, ये सब पुरुषलिंग में आते हैं, समझेंगे। इसके साथ साथ देखिए आकारांत के बाद जो इकारांत वाले वर्ड होते हैं, इकारांत, वो भी क्या आते हैं? पुरुषलिंग में आते हैं। इकारांत याद रखें, इकारांत है यानी बड़ी ई कारांत,
चूंकि आकारांत और ईकारांत अभी वो स्त्रीलिंग में आएंगे, उनके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। चलिए ये सब आते हैं। अब इसके साथ साथ इकारांत शब्द में हम ले ले धोबी, कुर्वी। क्या? जैसे इकारांत शब्दों में धोबी, कुर्वी, कुर्मी, कुर्मी। ठीक है, तो ये शब्द इकारांत शब्द हैं और इकारांत के जितने भी शब्द हैं वो सभी पुरुष लिंग में आते हैं। तो ये समझने का प्रयास आप करेंगे। इसके बाद अब स्त्रीलिंग में बात करेंगे। स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए, एक शब्द यहाँ पुरुष लिंग में और आते हैं। वो कौन से शब्द हैं? वो शब्द जैसे भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द हैं, आगे उसमें प्रत्यय लगाकर बना दिया जाता है। ऐसे कुछ भाववाचक शब्द हैं जिन्हें प्रत्यय लगाकर प्रत्यय जोड़कर वो भाववाचक संज्ञा बना दी जाती है और वो शब्द क्या आते हैं? पुरुष लिंग में आते हैं। जैसे बुढ़ापा, क्या हो गया? जैसे बुढ़ापा। अब बुढ़ापा है, बूढ़ा क्या होता है? एक शब्द है। बूढ़ा का मतलब यहां ये दोनों में है। इसे पुरुष भी कह सकते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं, लेकिन बूढ़ा की जगह अब इसे हमने पा, इसमें क्या लगा दिया? पा प्रत्यय लगा दिया, तो ये हो गया बुढ़ापा। अब जैसे हमने कहा बुढ़ापा, तो इसका मतलब ये पुरुष लिंग में हो गया। क्या हो गया? पुरुष लिंग में हो गया। इसी तरह से हमने लिखा लड़कपन। क्या लिखा? लड़कपन। अब पन प्रत्यय हमने लगा दिया, तो यह भी बन गया क्या? पुरुष लिंग। तो ये बातें भी समझने के लिए हमें होती हैं। इसी तरह से व्यक्ति, व्यक्ति हो गया। अब उसके आगे तो प्रत्यय लगा दिया गया, हमने कहा व्यक्ति। व्यक्ति तो है ही पुरुष लिंग, लेकिन अब इसके आगे तो प्रत्यय भी लग जाए तो व्यक्तित्व हो गया। यह भी क्या आ गया? पुरुष लिंग में आ गया। तो ये सब बातें आपको समझ में अब आ गई होंगी। इसके बाद अब बात करेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में। कौन कौन से शब्द हैं उनके विषय में जानते हैं। चलिए, यहां हमने देख लिया पृथ्वी, चांदी, ये सब एक्सेप्शंस थे, अन्य और तारे और रत्न के। इसके बाद अब स्त्रीलिंग में क्या है? नदियों के नाम, जितने भी नदियां हैं वो सभी नदियों के नाम आते हैं यहां स्त्रीलिंग में। सबसे पहले नदियों के नाम, लाइक जैसे हम कह सकते हैं गंगा, यमुना, माही, नर्मदा, ताप्ती, सरयू, ये सभी नदियां हैं। और ये सभी नदियां क्या आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। चलिए, यहां भी एक अपवाद है जो पुरुष लिंग में आते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। याद रखें, ब्रह्मपुत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र को कौन से लिंग में रखते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को पुरुष लिंग में रखते हैं। ये बात याद रखने की है, क्योंकि केवल यही एकमात्र नदी है जिसे पुरुष लिंग में रखा जाता है। बाकी सभी नदियों को स्त्रीलिंग में रखा जाता है। विश्व की जितनी भी नदियां हैं सबको पुरुष लिंग में से हटा के हम सबको किस में रखते हैं? स्त्रीलिंग में रखते हैं। जितनी भी विश्व की सभी नदियां स्त्रीलिंग में होती हैं, लेकिन भारत की एक नदी ऐसी है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पुरुष लिंग में आती है। चलिए, यह भी अपवाद था, खत्म हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, इसी तरह से एक और नदी है जो यहां आती है। कौन सी नदी है? देखिए, ब्रह्मपुत्र हो गई, भारत की ही कई नदियां हैं, सिंधु हो गई। सिंधु भी क्या आती है? पुरुष लिंग में आती है। इसी तरह से एक नदी है सोन, और ये 3 नदियां भारत की ऐसी हैं जो अब तक एग्जाम में पूछी भी गई हैं। ये अपवाद हैं, और ये तीनों नदियां आती हैं किसमें? पुरुष लिंग में आती हैं। चलिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे जो स्त्रीलिंग में है। देखिए, स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है? नदियां हो गए, तिथियों के नाम हो गए। तिथियों के नाम जैसे दूज, चौथ, दूज, चौथ। अब हम कहें दूज, फिर कहें चौथ, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं स्त्रीलिंग। ये तिथियों के नाम हैं। इसके साथ साथ हम अब बात करेंगे, जैसे हमने देखा था अकारांत, तो अकारांत थे। अब अकारांत शब्द कुछ आएंगे। कुछ अकारांत शब्द ऐसे हैं
जिन्हें हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। कौन से? अकारांत शब्द हैं, और ये अकारांत शब्द किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। कौन कौन से? जैसे डलिया। क्या है? डलिया। देखते हैं कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे डलिया, बलिया, खटिया, डिबिया। क्या? या प्रत्यय लगाया गया इसमें। डलिया, डिबिया और खटिया, पटिया, ये सब क्या आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद स्वरूप शब्द हैं, जैसे यहां भी बहुत सारे अपवाद स्वरूप शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अब उसमें कुछ और शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे इकारांत शब्द हमने बताया अकारांत हो गया, फिर इसके साथ साथ इकारांत शब्द भी हैं। इकारांत शब्द भी जो हमें आते हैं किसमें? स्त्रीलिंग में। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी। कौन से? रोटी, लाठी, कुर्सी। तो ये सब इकारांत के हैं, इनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। चलिए अब बात करेंगे कुछ अपवाद स्वरूप शब्द हैं जो पुरुषलिंग में आते हैं। लिखने का प्रयास करेंगे पुरुषलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे घी, दही, पानी, हाथी। क्या? घी, दही, पानी, हाथी। ये शब्द क्या है? ये शब्द पुल्लिंग हैं, यानी पुरुषलिंग में आते हैं। इसके बाद कुछ भाववाचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग में, जैसे बनावट। क्या? वट प्रत्यय लगा दिया गया, हो गया बनावट। क्या? वट प्रत्यय लगाया तो हो गया बनावट। देखिए बनावट। इसी तरह से बनावट के साथ साथ घबराहट। क्या हो गया? हट प्रत्यय लगा ना, हट प्रत्यय लगा तो हो गया घबराहट। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे मनगढ़ंत। ठीक है, अंत प्रत्यय तन अन। क्या लगा? आधा नाता अंत प्रत्यय लग गया तो हो गया मनगढ़ंत। तो ये है। अब शिष्टता, शिष्ट होता है तो शिष्टता हो गया, ता प्रत्यय लग गया। तो इस तरह से लिंग भी हमें पहचानने की जरूरत होती है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ लेना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम दोनों में करते हैं, ना वो स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, बस स्थान विशेष पर हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देश। अब हम कह दें कि यह देश किसका है। मान लीजिए कोई लेडीज है इस देश की राष्ट्रपति, तो हम कहें यह देश उनका है। या फिर हम कहें पुरुष का है तो वो पुरुष हो गया। तो जब वहां जोड़कर बात करेंगे तो उस तरह से जेंडर चेंज हो जाता है। मित्र इसी तरह से, अब मित्र पुरुष भी हो सकता है, मित्र स्त्री भी हो सकता है। इसी तरह से शत्रु, शत्रु स्त्री भी हो सकता है, शत्रु क्या हो सकता है? पुरुष भी हो सकता है। आप प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकती है, प्रधानमंत्री पुरुष भी हो सकती है। इसी तरह से कपड़ा, कपड़ा एक न्यूट्रल जेंडर मान नपुंसक लिंग है और यह दोनों में प्रयोग किया जाता है। स्त्री भी कपड़ा कहती है और पुरुष भी कपड़ा कहता है। फिर बात करें पानी, पानी भी ऐसे ही होता है कि हम पानी पिए एक गिलास, स्त्री भी कहेगी हम पानी। तो पानी दोनों में एक है, कॉमन मान लिया गया है इसे भी, क्योंकि दोनों में पानी जैसे जो प्रयोग करेगा उसके आधार पर उसका जेंडर चेंज हो जाएगा। अब बात करें आत्मा, आत्मा भी इसी तरह से है, आत्मा किसी की भी हो सकती है, स्त्री या पुरुष की। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग दोनों में करते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग में आत्मा क्या है? कभी मरती नहीं है, जैसे आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में कर लिए। इसी तरह से पुरुषलिंग में क्या करें? पुरानी लाल हवेली में प्रेत आत्मा रहती है। अब जो प्रेत आत्मा रहती है उसे भूत कहते हैं, तो वो आत्मा जो है वो भूत है। अब भूत क्या हो गया? पुरुष हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आत्मा के कई रूप हो गए, एक तो स्त्रीलिंग में और एक पुरुष लिंग में। तो ये सब बातें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत होती है। देखिए लिंग तो कहने के लिए दो हैं, लेकिन इनके जो वर्ड हैं वो बड़े कठिन हैं। आप प्रयोग करते समय इनका बहुत ध्यान से प्रयोग करें। जैसे
कोई भी वस्तु है उसके आगे आप प्रयोग करेंगे तो वहां पर ई हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, गलती करती है, ती है, तो क्या हो गया, ती स्त्रीलिंग हो गया। तो इस तरह से अब गलती करता है तो ता हो गया, तो ता क्या हो गया, पुरुषलिंग हो गया। तो इस तरह से ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई आज की वीडियो में। बस लिंग के विषय में इतना ही। फिर भी यदि आपको कोई एक्सेप्शन रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम पुनः वीडियो ले आएंगे इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।